धन्यवाद सर। जी गौतम सर, हमारे साथ नए प्रत्याशी जुड़े हैं, रूप सिंह जी। मैंने हाँ आपको सर। भेजा है। रूप सिंह जी, रूप सिंह। अच्छा, वीडियो बंद कर दो। इन्होंने भेजा, आपने भेजा है क्या सर? मैंने भेजा, सब देख लीजिए आप एक बार। मैं हाँ, बात कर देखिए। देख लेता हूँ। जी रूप सिंह जी, वीडियो ऑन करो। क्या सर? नमस्ते सर। नमस्कार, आपका वीडियो ओपन नहीं हुआ रूप सिंह जी। हाँ ठीक है, आपको वेरी शॉर्ट और मैं आपके धैर्य और हिम्मत की दाद देता हूँ कि आपने 15 मिनट में ही तैयारी करके आप उपस्थित हुए हो। तो इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करूंगा, प्रोत्साहित करूंगा। चलिए शुरू करते हैं मॉक। ये बताइए, तो नरेगा है वो क्या है? नरेगा सर, नरेगा जो है वो एक ही एक्ट है जिसके तहत प्रत्येक परिवार को जो जॉब कार्डधारी है ग्रामीण क्षेत्र में, उसे 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। ओके, तो और बताइए इसके बारे में, कब लागू हुआ है? सर ये 2005 में पारित हुआ और उसके बाद में 2006 से जो है इसको लागू किया गया। अच्छा, 2009 में 2 अक्टूबर। हाँ एक मिनट, एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको। अभी एक न्यूज थी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में इतने करोड़ लोगों को मनरेगा में रोजगार दिया गया। आपको पता है वो कितने करोड़ लोग? 1.10 करोड़ लोग। वेरी गुड, 1.10 राइट आंसर। अब देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि मनरेगा से रिलेटेड जितनी जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। अब बताइए मनरेगा के बारे में। सर मनरेगा जो है वो प्रारंभिक रूप से 2006 में प्रारंभ हुआ। उसके बाद में इसको जो है 2008 में संपूर्ण राजस्थान में, संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है। और इसके तहत प्रत्येक जॉब कार्ड परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। और यदि रोजगार उपलब्ध करवाने में विफल रहते हैं तो उनको जो है वो बेरोजगारी भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाता है। ओके, अच्छा ये नरेगा से मनरेगा कब बना है? सर ये 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से मनरेगा बना। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर 2009 सर। ओके, महात्मा गांधी नाम जोड़ा गया। हाँ सर। ये बताइए कि जो जनजातियां हैं, कथोड़ी और सहरिया जनजाति, इनके बारे में क्या है? सर इसमें कथोड़ी और जो सहरिया जनजाति है उनको 200 दिन के रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, अन्य को 100 दिन की जाती है। ओके, ये कहाँ रहती है जनजातियां? सर ये मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी जिले जो है, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, वहां पे पाई जाती है। और सहरिया जनजाति जो है वो सिरोही क्षेत्र में भी पाई जाती है। ओके, क्या आप और इसके अलावा 12 अच्छा जिसे 12 के तहसील पाई जाती है। 12 के इलाहाबाद तहसील में भी पाई जाती है जनजाति। राइट। अच्छा ये बताएं कि किसी भी समुदाय को जनजाति किन आधारों पर कहा जा सकता है? सर किसी समुदाय को जनजाति निर्धारित करने के लिए उसमें शिक्षा का स्तर और इसके साथ साथ उसकी आर्थिक स्थिति और मुख्य धारा में उसकी जैसे राजकीय सेवा में या अन्य क्षेत्रों में उसकी स्थिति के अनुसार उसको निर्धारित किया जाता है। ये तो आपने आरक्षण के आधार बता दिए। देखें, जो होने का आधार होता है कि वो जंगलों में एक पृथक संस्कृति वाले लोग होते हैं जो मुख्य धारा से कटे हुए होते हैं और उनकी एक व्यक्तिगत पहचान और व्यक्तिगत संस्कृति का भाव होता है, वो जनजातियों में काउंट किए जाते हैं। इसके लिए एक आयोग भी बना था जिसने सिफारिश की है। ये बताइए कि जो नरेगा है उसका उद्देश्य क्या है? मनरेगा का पर्पज क्या है? सर मनरेगा का मुख्य उद्देश्य तो रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। इसके साथ साथ इसके गौण उद्देश्य के जो है ऐसी सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना जिसमें जल संरक्षण और रूरल कनेक्टिविटी मुख्य रूप से है। ओके ओके ओके। अच्छा ये बताएं कि जो काम अधिकार है क्या वो मौलिक अधिकार है?
जी सर, राइट टू सर वर्क, रिप्लाई करेंगे। राइट टू वर्क, काम का जी अधिकार, सर। ये क्या ये विधिक अधिकार है या मौलिक अधिकार है? सर ये जो है वो अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के तहत आता है सर। अच्छा, अनुच्छेद 21 में कहीं काम का अधिकार जैसी लाइन पढ़ी है आपने? सर मैं इसमें अभी कंफर्म तो नहीं हूँ सर। अच्छा, क्या मनरेगा एक कानून है जो काम का अधिकार देता है? जी सर, मनरेगा एक एक्ट है जो काम का अधिकार प्रदान गारंटी करता देता है। है, तो इसका मतलब ये हाँ सर। विधिक अधिकार हो गया। हाँ सर, विधिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। ओके। अच्छा बताइए कि यह संविधान के किन किन प्रावधानों के अनुरूप है? जो हाँ सर, संविधान के किन प्रावधानों के अनुरूप है? एक बार सर वो समझ नहीं पाया मैं ये कह रहा हूं कि जो मनरेगा है जी वो सर। संविधान के किन प्रावधानों के अनुरूप है? सर नीति निर्देशक तत्व जो है उनके तहत ये कहा गया है कि राज्य जो है वह ये प्रयास करेगा कि लोगों को जो है वो उनकी आवश्यकता अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाए। राइट, कौन सा अनुच्छेद है ये? सर मैं अनुच्छेद तो अभी कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और तो उसी के अनुपालन में ये मनरेगा एक्ट पारित किया गया और ये लाया गया सर। ठीक है, और बताएं। इसके साथ साथ मौलिक अधिकारों के तहत जो आर्थिक समानता और आर्थिक क्षमता स्थापित करने के लिए भी जो है वो इसका ये लाया गया सर। राइट, और सर अभी मैं यही याद कर पा रहा हूँ सर। ठीक है। अच्छा, कोरोना की नई गाइडलाइन आ गई है, जी सर। बता सकते हैं क्या है? सर इसके तहत जो है वो मुख्य रूप से 6 बजे से शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। प्रतिष्ठान 5 बजे बंद होंगे और जो सरकारी कार्यालय है वो 4 बजे बंद होंगे। इसके साथ साथ कार्यालयों में 50% कार्मिकों की उपस्थिति ली जाएगी, बाकी वर्क फ्रॉम होम के तहत कार्य करेंगे। और शादी समारोह में 50 लोगों से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे, जिसमें बैंड बाजे वाले अलग होंगे। और इसके साथ साथ जिम है, प्रतिष्ठान, सभी कोचिंग संस्थान है वो बंद रहेंगे। और इसके अलावा लोगों से अपील की गई है कि वो कोविड निर्देशित व्यवहार की पालना करें। ओके। अच्छा ये बताएं कि कोरोना दिन में ज्यादा फैलता है या रात में? सर कोरोना के फैलने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। जहां पर भीड़ बहुल्य क्षेत्र होता है, जहां पर अच्छा ठीक है। अच्छा बताएं कि भीड़ दिन में होती है कि रात में होती है? सर भीड़ दिन में ज्यादा होती है, लेकिन कुछ स्थल ऐसे जहां पर रात में भी हो सकती है। नहीं तो कर्फ्यू फिर रात में लगाने का क्या औचित्य है? सर रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का औचित्य जो है वो मुख्य रूप से यह है कि जब 6 बजे से 6 बजे तक 12 घंटे तक जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, तो एक कोरोना का एक खत्म होने का ड्यूरेशन होता है कि लगभग 12 घंटे में ये अगर इसको दूसरी बॉडी नहीं मिलती तो ये खत्म हो जाता है। तो उसको आधार बनाकर जो है वो ये काम किया जा रहा है। तो 12 घंटे फिर तो दिन के भी रखने चाहिए। सर दिन के इसलिए नहीं रख पा रहे हैं ताकि जो अपनी जो गतिविधियां हैं वो बंद नहीं हो और आर्थिक जो संकट, जो रोजी रोटी का संकट सामान्य जनता के सामने पहले उपस्थित हुआ, वैसी परिस्थितियां उपस्थित नहीं हो। वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर। थैंक यू सर। कि सही दिशा क्या है? सही दिशा जी सर। एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसका नाम है सही दिशा। सही दिशा क्या है? सॉरी सर, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं। चलिए एक क्वेश्चन मेरा और, लास्ट क्वेश्चन कि भारत ने अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव, आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहल पर हस्ताक्षर किसी देश के साथ मिलकर किया है, वो कौन सा देश है? सर मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, अगर आप कहें तो मैं अनुमान लगाऊं। बताएं, बताइए। सर मैंने अमेरिका के बारे में पढ़ा था। वेरी गुड, राइट आंसर। बताएं क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होती है सर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसके तहत जो है कंप्यूटर जो है वो अपने आप कार्य करे। मानवीय कार्य जो है उनको कंप्यूटर के माध्यम से कंप्लीट करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होता है। तो ऐसे तो धीरे धीरे कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाते बनाते एक दिन वैज्ञानिक मनुष्य का विकल्प ही बना देंगे।
सर मनुष्य का विकल्प तो नहीं बना सकते, लेकिन जैसे अभी रोबोटिक सिस्टम जो चल रहा है उसके तहत मनुष्य के काफी ऐसे कार्य हैं जो रोबोट के द्वारा संपादित किए जा रहे हैं। ओके ओके, राइट। विश्लेषण करते हैं। देखिए, मनरेगा से रिलेटेड आपके उत्तर बहुत अच्छे हैं। बस आप एक तथ्य पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुए हैं। आपने 21 बोला, वो राइट था। बस मैंने आपको चेक किया कि आप दृढ़ हो कि नहीं हो। तो वो विधिक अधिकार तो है ही, साथ ही अनुच्छेद 21 में जो जीविका पर, जो गरिमापूर्ण जीवन के लिए जो जीविकोपार्जन का अधिकार है, वो भी 21 का पार्ट है। तो उसी के अनुरूप है मनरेगा। तो आपने राइट बोला था। आर्टिकल 41 है जो आपने बताया कि बेकारी की अवस्था में, बेरोजगारी की अवस्था में सरकार द्वारा सहायता दी जानी चाहिए। एक पर्यावरण की रक्षा 51A, जो नीति मौलिक कर्तव्य है 51A, इसमें इसकी बात कही गई है कि मनरेगा के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा के कार्य किए जाएं। 21 हो गया। उसके बाद एक है जो ST SC और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक उत्थान की बात करता है। ये भी मनरेगा में हो रहा है। एक अनुच्छेद 40 है जो पंचायतों को स्वशासी इकाई के रूप में अधिकार देने की बात करता है। तो इसमें जो आप देखें मनरेगा के अधिकार वो पंचायती संस्थाओं को दिए गए हैं, ग्रामीण पंचायती राज हैं। और एक जो है 73वां संविधान संशोधन था, इसका उद्देश्य था विकेंद्रीकरण। तो आप देखिए कि इसमें भी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। सारी शक्तियां जिला और राज्य स्तर पर ना बांटकर पंचायतों को भी काफी अधिकार दिए गए। ठीक है, तो ये आप देखें, आपके अच्छे हैं। और ये आप जनजातियों का क्रम ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा कौन सी जनजातियां हैं, फिर कौन सी है, फिर कौन सी, उसका एक क्रम ध्यान रखें। जो सही दिशा है, ये UNDP द्वारा ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए चलाया गया कार्यक्रम, UNDP द्वारा। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने सही बताया। बाकी ओवरऑल बढ़िया है रूप सिंह जी। इतने शॉर्ट नोटिस पे अगर इतने अच्छे उत्तर आप दे रहे हो तो आई थिंक कि जो आपका सेकंड मॉक होगा वो आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। राजेश सर। जी रूप सिंह जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। रूप सिंह जी, थोड़ा सा आपका देख लेते हैं। सीकर से हैं आप? जी सर। तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप अभी? जी सर। तो आज की सबसे मुख्य जो आपको न्यूज है वो बताइए, कौन सी लगी सबसे विशेष या महत्वपूर्ण न्यूज आज की? सर आज की न्यूज में सबसे मुख्य रूप से तो जो कोविड गाइडलाइन थी वही मुख्य थी। इसके अलावा मुझे जो है वो अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी से संबंधित न्यूज जो है वो भी मुझे मुख्य लगी। अच्छा, अच्छी और महत्वपूर्ण में कोई अंतर होता है? सर लगभग बराबर है, लेकिन महत्वपूर्ण जो होती है वो अच्छी से थोड़ी कुछ इस तरह की होती है। अच्छा, तो चलिए, भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाएं लौट जाती? सर अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाएं यदि लौटती हैं तो वहां पे सबसे मुख्य चीज ये रहेगी कि वहां पे जो है वो शांति स्थापित रहेगी या नहीं रहेगी। अगर शांति स्थापित रहती है तो भारत से जो है उसका जो व्यापार उसके साथ हो रहा है थोड़ा बहुत, वो जो है वो अच्छा रहेगा। और अगर वहाँ अशांति होती है तो उस पर जरूर फर्क पड़ेगा। अच्छा, भारत पर इतना ही प्रभाव पड़ेगा, इसका और कोई प्रभाव नहीं है? इसके साथ सर आतंकवाद जो है उस एक फोन जी। तालिबान जो है आतंकवादी संगठन है वो जो है वो भारत में घुसपैठ वगैरह कर सकते हैं, इसलिए वो भी थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। चलिए, इस उत्तर में थोड़ा सा संशोधन करेंगे। देखिए, अमेरिका ये चाहता है कि भारत उसकी जगह ले। जी सर। तालिबान में, ठीक है। तो सीधा सीधा सबसे बड़ा प्रभाव तो यही है कि जो अमेरिका है वो जिम्मेदारी से बचना चाहता है और इस क्षेत्र में अपनी सेनाएं हटाकर वो अपने आर्थिक बोझ को भी कम करना चाहता है और प्लस अपनी जिम्मेदारी से एक तरह से दूर जा रहा है। और वो ये क्षेत्र भारत के भरोसे छोड़ रहा है कि भारत की जिम्मेदारी तय की जाए इस क्षेत्र में, ठीक है। और ये सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। आप इसको थोड़ा और
बड़े लेवल पे पढ़ें तो और आपको ज्यादा जानकारी होगी। अच्छा, आज के न्यूज़पेपर में एक राजस्थान के कद्दावर नेता है जो चर्चा में है किसी वक्तव्य को लेकर। महाराणा प्रताप के बारे में कोई विवादित बयान दिया था उन्होंने। सर गुलाब चंद कटारिया जो है, उन्होंने साड़ा में महाराणा प्रताप से संबंधित एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद में करणी सेना ने जयपुर में उनके पोस्टर पे कालिक पोत दी थी, इसलिए वो चर्चित है। अच्छा, कौन से पद पर हैं ये अभी? सर ये गृह मंत्री, सॉरी सर मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा देखिए आप। नेता प्रतिपक्ष, हाँ, जो नेता विपक्षी पार्टी है, मतलब बीजेपी, जी सर, उसके बीजेपी जी उसके नेता है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं नेता प्रतिपक्ष। हाँ, विधानसभा। जी सर। अच्छा, अभी रेवेन्यू बोर्ड राजस्थान का है, वो बहुत चर्चा में है, उसका क्या कारण? सर रेवेन्यू बोर्ड के अंदर 2 आरएस अधिकारी जो है उनको एंटी करप्शन ट्रैप किया है, जिसके तहत उन्होंने फैसले देने के एवज में घूस ली थी, इसलिए वो चर्चा का विषय बना। अच्छा, कितने फैसले थे वो लगभग जो जिनमें गड़बड़ी की गई? सर 476 फैसले थे, 476 सर, जो सरकार आ रही है। अच्छा, एक अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने अंबेडकर जी के बारे में कोई वक्तव्य दिया था आजकल में, क्या कहा था अंबेडकर? सॉरी सर, वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको। अंबेडकर जी कांग्रेस में नहीं थे, फिर भी नेहरू ने उन्हें कानून मंत्री बनाया। जी सर। तो क्या ऐसा कोई संविधान में कोई प्रावधान है कि विपक्षी पार्टी या दूसरी पार्टी के विधायक को या एमपी को मंत्री बनाया जा सकता है? सर मंत्री बनाने के लिए पार्टी की कोई वो नहीं है, मंत्री बनने के लिए जो प्रधानमंत्री है उसकी सिफारिश पे मंत्री बनाए जाते हैं, और यदि वो किसी सदन का सदस्य नहीं है तो भी उसको बनाया जा सकता है। अच्छा, तो आपने भारत का संविधान या इतिहास तो पढ़ा ही होगा, संवैधानिक इतिहास। जी सर। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बात क्यों कही अभी, क्या कारण है इसके पीछे? सर मैं एक्चुअल में वो स्टेटमेंट जो सीएम साहब का वो मैं पढ़ नहीं पाया, तो मुझे जानकारी भी नहीं है। चलिए, आप न्यूज पढ़िए। ये उन्होंने ये कहा कि कोई विशेष इनके मतभेद नहीं थे, ठीक है। तो इनके संदेश ये था कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होता है, ठीक है, ऐसा था इसमें थोड़ा सा। ये देखिए, और भी काफी कुछ कहा गया। अच्छा, ये बताइए, अभी राजस्थान में कुछ उपचुनाव हुए? जी सर। कहाँ कहाँ पर हुए? सर अभी वो हुए नहीं है, होने 3 जगह पे चुनाव हो रहे हैं। अच्छा, सुजानगढ़, साड़ा और राजसमंद में। वेरी गुड। अच्छा, बिल्कुल। कब होने ये चुनाव? सर 17 अप्रैल को वोटिंग है। अच्छा, और ये क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे, उपचुनाव क्यों हो रहे हैं? सर राजस्थान में 4 स्थानों के जो विधायक थे उनकी मृत्यु हो गई थी, इस कारण से ये सीटें खाली थी। तो उसमें से एक वल्लभनगर पे अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, बाकी 3 जगह पे उपचुनाव हो रहा है। अच्छा, तो इनमें से कोई ऐसे विधायक थे क्या जिनकी मृत्यु कोरोना के कारण हुई थी? हाँ सर, राजसमंद विधायक जो किरण मैसूरी जी थे, उनकी मृत्यु कोरोना के कारण हुई थी। और सहाड़ा की जानकारी में नहीं है सर, अभी मैं लिख के आया। देखिए, अभी जो प्रत्याशी हैं उनमें से भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। जी सर। क्या तो मेरा प्रश्न घुमा के है थोड़ा सा कि क्या चुनाव जरूरी थे? अभी कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सर जब चुनावों की घोषणा हुई उस समय कोरोना का जो कहर था वो इतना नहीं था, लेकिन उसके बाद में कोरोना एकदम से बढ़ा है। तो लेकिन उसके बावजूद भी अगर अपन कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए अगर काम करें तो बिल्कुल इससे बचा जा सकता था। और अभी अपने को जैसे देखने में आ रहा है कि जगह जगह पे प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार के दौरान बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कार्य कर रहे हैं, तो उसके कारण जो है वो मुख्य रूप से कोरोना फैल रहा है, ना कि चुनाव के कारण फैल रहा है। अच्छा, आज न्यूज में जो संपादकीय है उसमें एक और लाइन पढ़ने में आ रही है कि गांधारी और भीष्म की भूमिका में है चुनाव आयोग, सब कुछ जानते हुए भी चुप है। जी सर। क्या मानते हैं आप? सर इसमें कहीं ना कहीं जो है वो ऐसी स्थिति मेरे को लगती है जो संपादकीय में आया कि गांधारी और भीष्म जिस तरह से महाभारत की प्रत्येक चीज को जानते थे, उसके बावजूद भी वो विरोध नहीं कर रहे थे। तो उसी हिसाब से चुनाव आयोग भी है, वो जानते हैं कि
कोरोना इस स्थिति में जो है वो कोरोना फैल रहा है और लोग कोविड निर्देशों की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अच्छा, आप इसे गलत मानते हैं? हाँ सर, इसके लिए मैं थोड़ा सा ये मानता हूँ कि सख्त कदम उठा के और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो पार्टी इन निर्देशों की अवहेलना करे उसके खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाए जाए। अच्छा, चलिए मुझे ये बताइए, अभी विश्व के किसी देश ने जलवायु परिवर्तन कानून लागू किया है? जी सर, न्यूजीलैंड है जिसने जलवायु परिवर्तन कानून लागू किया। अच्छा, क्या है इस कानून में, थोड़ा बताएंगे मुझे? सर, ये जो न्यूजीलैंड ने ये जलवायु परिवर्तन कानून लागू किया है, इसके तहत उन्होंने अपने श्याम जी माइक ऑफ करें। श्याम जी। जी रूप सिंह। जलवायु परिवर्तन को प्रभावित होने से बचाने के लिए उन्होंने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं और उसके बारे में सर ज्यादा विस्तृत जानकारी जो है मुझे भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि उन्होंने ये दुष्प्रभावों के कारण अगर कोई कंपनी उसके लिए जिम्मेदार है वहां की, तो उसको तलब किया जा सकता है कोर्ट में, ठीक है, दंडित किया जा सकता है, उससे रिपोर्ट मांगी जा सकती है। और एक और फैसला लिया गया है वहां पे कि सरकार देश को 2050 तक पूरी तरह कार्बन मुक्त करना चाहती है। तो इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आप ध्यान रखिए, भारत के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है इसको जोड़कर कि भारत में क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए, कुछ सुझाव मांगे जा सकते हैं आपके प्रदूषण को लेकर या किसी भी एंगल से, कोरोना को लेकर, तो कोई और स्थिति, आपात स्थिति, उसको लेकर आप सुझाव अपने तैयार रखें। और भी करंट न्यूज आप थोड़ा और पढ़ें, कई जगह, एक दो जगह मैंने देखा है आपका कि आप शायद पूरा नहीं पढ़ पाए उनको। जो आपके काम की न्यूज है या उनको आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न हो सकता है, तो आप बिल्कुल नोट डाउन करते हैं, लेकिन मेरे को सिर्फ 5 मिनट पहले फोन आया कि भी इंटरव्यू है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप फिर भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें, ठीक है। जो रूप जी, आपका कब है इंटरव्यू? मेरा 4 मई को है सर। अच्छा, अभी समय है आपके पास। 4 क्षेत्रीय प्रश्न तो शायद पिछले मॉक में पूछ लिए थे, इसलिए इस बार थोड़ा करंट का ज्यादा लिया मैंने। तो बिल्कुल आप अपनी तरफ से सभी डायमेंशन से तैयार रहें और शुभकामनाएं। थैंक यू जी गौतम सर। हेलो रूप सिंह जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आपने ये करणी माता की चिरजा लिखा है, चिरजा क्या होता है ये? सर ये जो देवी का जो स्तुति पाठ होता है उसको चिरजा कहा जाता है और ये मुख्य रूप से राजस्थानी में होता है, जो डिंगल भाषा से रिलेटेड होता है। अच्छा, डिंगल भाषा में होता है ये। किस तरह से एक लाइन बता सकते हैं क्या आप? क्या सर अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा चलिए कोई बात जो मैंने सुना। हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछा है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग ये अभी चर्चा में था। ओपन डिस्टेंस लर्निंग शब्द जो है कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में था, ये क्या है ये? ओपन डिस्टेंस लर्निंग। हाँ हेलो अभी सर इसके बारे में तो हाँ सर, हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही सर? हाँ मैं ये कुछ दिनों 4 दिन पहले जो है ना कोई न्यूज़पेपर में था कि ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग की व्यवस्था की है राजस्थान सरकार ने। सर इसके तहत जैसे अभी कोरोना के तहत जो विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, तो इसके तहत जो जैसे स्माइल प्रोजेक्ट है या अन्य जो कार्य हैं उनके माध्यम से जो है वो इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा के तहत ये कार्य किया जाएगा। तो इसके तहत ओपन डिस्टेंस लर्निंग शब्द का यूज किया गया। चलो मैं ऐसा है, इसको थोड़ा सा मैं अपन रिव्यू करेंगे तब मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। एक बान बीबी का भी जिक्र आया है कुछ दिनों, अभी ये इन दिनों में नवरात्रा चल रहा था तो बान बीबी का जिक्र आया और कुछ फोटो भी आया न्यूज़पेपर में। तो बान बीबी के बारे में जानते हो क्या आप? ये क्या सर? बान बीबी ये किसी देवी का नाम है। सॉरी सर, मैं इसके बारे। अच्छा एक और ये देखिए, हाँ कोई बात नहीं। तेभागा आंदोलन को का विकृत रूप क्या मानते हो आप? तेभागा आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था ये? सर तेभागा आंदोलन जो था वो अपने जो स्वतंत्रताकालीन युद्ध था उस दौरान हुआ था।
इसमें जो किसान थे उनको तीसरा हिस्सा जो है वो अपने टैक्स के रूप में देना पड़ता था। 3/4 हिस्सा उनको देना पड़ता था, 1/4 वो रखते थे। वो तेबा का था, उसके विरुद्ध आंदोलन हुआ था, वो तेबा का आंदोलन था। ये कहाँ का मामला है? सर कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मैं शायद बिहार का है। कंफर्म नहीं हूँ सर इस विषय में, लेकिन जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ बिहार का मामला है सर। अच्छा चलो, मैं इसको क्लियर करूंगा बाद में। ये इसका विकृत रूप मानते हो? कौन सा विकृत रूप है इसका? सॉरी सर, इसके बारे में विकृत रूप के बारे में हाँ चलो, मैं डिस्कस करते समय आपको बताऊंगा। एना सोलबर्ग की एक चर्चा में रही है, एक लेडी है एना सोलबर्ग। कौन है ये? जी सर। कौन है ये? सर ये मैं उस देश का नाम तो याद है सर, पुर्तगाल है सर, पुर्तगाल के पीएम है। इन्होंने एक बर्थडे पार्टी मनाई थी जो बिना मास्क के मनाई। 13 लोग उसमें एकत्रित थे, तो पुलिस ने इन पे 1.75 लाख का जुर्माना लगाया है। थोड़ा सा गलत, 13 लोग कुछ तो सही हो, आप कुछ सही हो पर कुछ थोड़ा सा गलत भी हो। चलो मैं रिव्यू करते समय आपको बताऊंगा। हाँ, देश का नाम मुझे कंफर्म नहीं है इसमें। हाँ। अच्छा, कालिदास को किस समय का, कालिदास को किस समय का कवि मानते हो आप? सर कालिदास जो है वो गुप्त काल के कवि थे। अच्छा, कैसे कह सकते हो आप ये बात? सर ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे सर। दरबार में थे? इनका दरबार का जो है ना किस ऑफिस में बैठते, कहाँ पर बैठते थे ये? सर चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके वहां पे नवरत्न थे, उनमें से एक ये थे। उनका एक दूसरा जो है ना राजधानी भी थी, वो कहाँ थी? वो कुछ ध्यान है क्या आपको? सर तक्षशिला थी एक, और एक पाटलिपुत्र थी। नहीं, तक्षशिला नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे जब ध्यान नहीं हो तो फिर अपने को जो है ना उसमें सॉरी कर देना कि मुझे ध्यान नहीं। एक और जो है ना चर्चा में था, बिस्का जात्रा। ये नेपाल में कोई जो है ना उत्सव है, क्या है ये? सॉरी सर, उसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, ये रोदन दिवस के बारे में सुना है आपने? ये क्या है ये रोदन दिवस जो है ना, कब जो है ना हुआ था ये? रोदन दिवस? रोदन। सॉरी सर। अच्छा, आपको ध्यान नहीं आ रहा। चलो हम बाद में मैं आपको बताऊंगा। संगीत का सबसे पहले जिक्र किस जो है ना उसमें ग्रंथ में हुआ है? सर संगीत का सबसे पहले जिक्र सामवेद में हुआ है सर। अच्छा, सामवेद। अच्छा, एक बताइए, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? कालीबंगा सर ये जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। उसका प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती नदी भी कहते हैं। प्राचीन नदी, उसका प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती या दृष्टद्योति नदी। हाँ, सरस्वती नदी या दृष्टद्योति। हाँ, वो करेक्ट। एक बात और क्वेश्चन है, लास्ट है कि शायद ये कि सिंधु घाटी लोगों का पश्चिम के किन देशों से संबंध था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का ट्रेड और व्यवसायिक जन संबंध पश्चिम के किन राष्ट्रों, किन जन सभ्यताओं से था? सर ये मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ उनका संबंध था। मेसोपोटामिया सभ्यता उससे संबंध था, और वहां से जो है वहाँ जो क्या बोलते हैं, उन्हीं ने जो है उनके लिए सबसे पहले सिंडोन शब्द का इस्तेमाल किया था। अच्छा, सिक्कों का वो मेसोपोटामिया मिस्र। अच्छा। कपास उत्पादन के कारण सिंडोन शब्द, कपास उत्पादन के कारण उनके लिए उन्होंने सिंडोन शब्द इस्तेमाल किया था, जो अपभ्रंश होकर सिंधु बना था। चलिए, तो अभी आपका रिव्यू कर लेते हैं रूप सिंह जी। ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग का ये शिक्षा व्यवस्था की अभी हाल ही सरकार ने किया है, और उसमें ये प्रावधान किया है कि कोई भी बच्चा अब जो है ना वो बिना एडमिशन के नहीं कहलाएगा, बिना एडमिशन के नहीं रहेगा। उसको जो जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग द्वारा, नेट द्वारा क्लास जो है ना वो ज्वाइन कर पाएंगे और उनको एजुकेशन मिल पाएगी। अब कोई भी जिसको कहते हैं ना प्राइवेट जो है ना स्टूडेंट नहीं रहेगा, प्राइवेट जो है देते थे ना एग्जाम, तो प्राइवेट स्टूडेंट को कहलाएगा। ओपन डिस्टेंस लर्निंग द्वारा शिक्षा व्यवस्था की है, जिसमें जो है ना वो इंटरनेट के थ्रू उनकी व्यवस्था कर दी, ताकि वो जहां भी पूरे इंडिया पर, राजस्थान में जहां कहीं भी स्टूडेंट होगा वो उसका एजुकेशन शिक्षा प्राप्त कर सकेगा, रेगुलर स्टूडेंट के रूप में कहा जाएगा।
ये दूसरा जी क्वेश्चन सर, है, जी सर। बान बीबी जो है ना ये वन चंडी या वन देवी का नाम है, अरण्यानी का नाम है, और खासतौर से ये शायद बंगाल में किसी जो है ना उस एरिया में बान बीबी का पूजा, बंगाल है या कुछ एरिया में, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इनकी पूजा जी अभी भी मुसलमान भी करते हैं, मुसलमान जी, लोग जी। भी बान बीबी की पूजा करते हैं। एक थर्ड क्वेश्चन था तेभागा आंदोलन, इसका जो है ना ये बंगाल में था, बंगाल जी में सर। तेभागा आंदोलन। एक्चुअली क्या हुआ कि उन्होंने जब हड़ताल की तो उसके बाद में नेहरू जी के काल में कुछ जो है ना जमीनों का सेटलमेंट हुआ, लेकिन वहां पूरी तरह नहीं हो पाया, और ये जो है ना विकृत, जैसे उनको सबको जमीन अलॉट कर दी जाती तो शायद ये ना होता, लेकिन वो विकृत रूप जो है ना नक्सलवाद के रूप में आ गया और अभी तक चल रहा है। तो ये जो है ना तेभागा आंदोलन, आपका ये सही था कि वो 1/3 जो है ना उनके पास रहता था, 3/4 उनको मालिकों को देना पड़ता था, लेकिन वो जो है ना तेभागा आंदोलन ही विकृत रूप आज का नक्सलवाद है। एक जी मैंने एना सोलबर्ग के बारे में पूछा है, नॉर्वे की पीएम है। सॉरी सर, जवाब देते हैं। कालिदास से पूछा था आपने, वो जो है गुप्त काल के कवि थे, उज्जैन की जो है नगरी में वो बैठते थे, उज्जैनी का उन्होंने उल्लेख किया है कि बहुत सुंदर नगरी थी। बिस्का यात्रा, ये भैरवनाथ की पूजा जो है ना नेपाल में की जाती है। रोदन दिवस जो है बंगाल में, रोदन दिवस 1905 में जब ये बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय जो है ना रोदन दिवस मनाया गया। संगीत का आपका सही जवाब था, कालीबंगा का जो है वो सरस्वती नदी के किनारे था, दशद्वती या सरस्वती, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। और कल मैंने देखा, मेरी बुक है प्राचीन भारत का इतिहास संस्कृति जो मैग्राइल से छपी है, तो मैंने उसका कंफर्म जो है ना उसको कंफर्म किया कि सरस्वती नदी का ऋग्वेद में कहा है, तो ऋग्वेद में मैंने 7वें मंडल में इसका जिक्र पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया सभ्यता से क्या संबंध था, ये आपने जो है ना सही बताया कि वहां पर जो है ना उनसे व्यापारिक संबंध थे, दजला फरात नदियों के किनारे जो मेसोपोटामियन सभ्यता थी। तो आज आपने जो है ना ऑलमोस्ट जो है ना बहुत सारे जवाब आपके सही थे, और एट रैंडम आपको इमीडिएटली सूचना मिलने के बावजूद भी आपने ज्वाइन किया। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपका मैं कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा मानता हूँ, कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। अगेन आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जी, गौतम सर हमारे साथ